हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष शर्मा। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। ये वीडियो बेटा 11th क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स और जी एडवांस के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा सेट थ्योरी, रिलेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। व्हाट इज सेट? सेट क्या है? ठीक है जी, सेट इज ए well-defined unordered collection of distinct elements of same type। तो सेट की डेफिनेशन ये कहते हैं कि सेट इज ए वेल डिफाइंड, इसका जो एक वर्ड है वेल डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट इज ए वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड, ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए एलिमेंट। अनऑर्डर का मतलब है जो एलिमेंट लूंगा, इसके जो एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे वो ऑर्डर में हो ऐसा जरूरी नहीं है, या ऑर्डर से कोई मीनिंग नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता मतलब। तो यहाँ पे कलेक्शन लेना पड़ेगा पहले मुझे, सब किस चीज़ का कलेक्शन? अलग अलग एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एलिमेंट का डिफरेंट होना तो जरूरी है ही, साथ में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो सारे के सारे एलिमेंट सेम टाइप के होने चाहिए, उनका टाइप एक जैसा होना चाहिए मेरा बेटा, समझे ना? सेम टाइप का होना चाहिए, सेम टाइप के अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, उनका कलेक्शन लें, फिर वो कलेक्शन अनऑर्डर हो, चलो इतना ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, और फिर वो वेल डिफाइन हो। ठीक है जी, तो वो जो कलेक्शन होगा वो सेट कहलाएगा। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं ये एलिमेंट लाऊंगा कहां से, इंपॉर्टेंट बात ये, इन एलिमेंट्स को बेटा मेंबर्स भी बोलते हैं। मेंबर्स कह दो, एलिमेंट्स कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये एलिमेंट किस टाइप के होंगे? ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नेम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई नेम, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई भी नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी रियल नंबर, और इसके अलावा कोई अल्फाबेटिक लेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी मतलब नंबर भी हो गया, कोई भी नेम हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई अल्फाबेटिक लेटर हो सकता है, ये सभी एलिमेंट्स का काम करेंगे, सभी मेंबर्स, इसमें से हम मेंबर्स और एलिमेंट्स इसमें से निकालेंगे। ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे मेंबर्स जो ना अलग अलग होने चाहिए, वो कोई भी मेंबर जो ना सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी दो मेंबर सेम नहीं होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट जो है अलग अलग होने चाहिए, लेकिन वो सारे एलिमेंट अलग अलग होने के साथ साथ वो सेम टाइप के होने चाहिए। अब सेम टाइप का मीनिंग ये है कि मान लीजिए मैं इसमें से कुछ मेंबर्स निकालता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कुछ रियल नंबर निकाल लिए, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से किस तरह के एलिमेंट है। तो मैंने कुछ रियल नंबर ले लिए, कुछ नंबर मैंने नेम ले लिए, कुछ मैंने अल्फाबेटिक लेटर ले लिए, तो वो एक ही तरह के नहीं हुए, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के हो गए। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हो, उसने कहा कि सेम टाइप के होने चाहिए, सेम टाइप के हों, सारे अलग अलग एलिमेंट्स हों, तो उनका जो कलेक्शन होगा, वो जो उनका जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड भी हो। फिर बेटा जो कलेक्शन बनेगा उनका अलग अलग एलिमेंटों का, सेम टाइप के अलग अलग एलिमेंटों का जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड हो, तो वो सेट बनेगा, अदरवाइज वो सेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे। जैसे कि मैंने कहा भाई चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको वेल डिफाइन का मीनिंग समझा देता हूँ। वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है? वेल डिफाइन का मतलब ये है बेटा कि मान लेते हैं मैं आपसे कहता हूँ कि आप है ना टॉप के 5 मैथमेटिशियंस की लिस्ट बनाइए, टॉप 5 मैथमेटिशियंस, टॉप 5 मैथमेटिशियन। ठीक है, उसके टॉप 5 मैथमेटिशियंस के अंदर मैंने अपनी लिस्ट बनाई, आपने अपनी लिस्ट बनाई, किसी और ने बनाई, जिसको मैथमेटिशियंस की जानकारी है भैया ये मैथमेटिशियन हुए हैं, वो सब लिस्ट बनाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट, मेरी लिस्ट और आपके फ्रेंड की लिस्ट या कोई और जो बना रहा है ना, उन सब की लिस्ट जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर आपको लगता है कि उन सब की लिस्ट जो है डिफरेंट है, अगर लिस्ट डिफरेंट है तो बेटा वो वेल डिफाइंड नहीं है। वो लिस्ट, वो कलेक्शन जो मैथमेटिशियंस का कलेक्शन बना, 5 मैथमेटिशियंस का जो कलेक्शन बना, वो अगर डिफरेंट आ रहा है सभी बच्चों का, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर वो कलेक्शन सभी का सेम आता, आपको लगता है कि सेम आएगा ही आएगा 100%, चाहे कोई भी बनाए सभी का सेम आना चाहिए,
सभी का सेम आना चाहिए। और सभी का कलेक्शन अगर बेटा सेम आया तो वो वेल डिफाइन है, और अगर वो वेल डिफाइन है तो वो 100% एक सेट बनेगा। ठीक है, तो टॉप के 5 मैथमेटिशियंस की जब लिस्ट बनाएंगे तो सभी का जो कलेक्शन होगा अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। तो सेम नहीं आएगा तो वेल डिफाइन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो जैसे कि मैं आपके सामने कह देता हूँ, चलो आप है ना, आप अपनी क्लास के अंदर ही, आप जिस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, आप स्कूल की बात कर लेते हैं, चलो स्कूल के अंदर जो आपके टीचर्स पढ़ाते होंगे, तो आप 5 गुड टीचर्स, टॉप 5 गुड टीचर्स का कलेक्शन बनाओ। आपके स्कूल के जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें जो टॉप के 5 टीचर्स की लिस्ट बनानी है। तो आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट और आपके फ्रेंड की लिस्ट और बाकी जितने भी फ्रेंड है सबकी लिस्ट डिफरेंट आ सकती है। संभावना है, आपको लगेगा कि आप मैच करो तो संभावना है कि सबकी लिस्ट डिफरेंट आएगी। अगर सबकी लिस्ट डिफरेंट है तो यानी कि इसका मतलब सबका जो कलेक्शन है, टीचर्स का जो कलेक्शन किया उन्होंने, 5 टीचर्स का जो कलेक्शन बनाया, वो जो कलेक्शन है वो डिफाइन नहीं, वेल डिफाइन नहीं है। अगर वो वेल डिफाइन नहीं तो 100% वो एक सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से वेल डिफाइन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अच्छा, और देखते हैं, मैं आपसे कहता हूं चलो आप है ना, आप एक कलेक्शन बनाइए नेचुरल नंबर का जो लेस देन 10 होने चाहिए। 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर लिखने शुरू कर दो। मैंने क्लास में गया, मैंने सब बच्चों से कहा चलो बेटा राइट नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 10, जो 10 से छोटे होने चाहिए। तो सब बच्चे का आंसर सेम आएगा। ठीक है, सभी बच्चे वही आंसर लिखेंगे 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हाँ किसी को नेचुरल नंबर की नॉलेज नहीं है, वो एक अलग थिंग है, उसको काउंट नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा कि कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 10, 10 से छोटे। तो आप देखेंगे सभी का आंसर कैसा है, सेम है। सभी का आंसर सेम है तो क्या है, वो वेल डिफाइन है। अगर वो वेल डिफाइन है तो 100% वो कलेक्शन एक सेट बनना चाहिए। तो बस वेल डिफाइन का मीनिंग इतना ही है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप है ना बताइए टॉप के 5 बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट बना लो। टॉप 5 बेस्ट एक्टर जो आपको लगता है ये सबसे बड़े एक्टर है, जी हमें पसंद है, भी सबसे बड़ी एक्टिंग इनकी है ना। तो अगर आप चेक करेंगे कि आपकी लिस्ट अलग बनेगी, आपके फ्रेंड की लिस्ट अलग बनेगी, मैं अगर लिस्ट बनाऊंगा तो मेरी लिस्ट अलग बनेगी। तो आपको लगता है सबकी लिस्ट क्या है, डिफरेंट है, सबका कलेक्शन कैसा है, अलग अलग है। अगर कलेक्शन अलग अलग है, कलेक्शन जो हमने किया वो अलग अलग है, तो वो वेल डिफाइन नहीं है, और वेल डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं बनेगा। बस इतनी सी बात, छोटी सी बात थी ना। अच्छा, इसके अलावा आप चेक करना और चीज़ों का मैं मीनिंग समझाना चाहूँगा। जैसे कि अब इसका क्या मतलब है, सेम टाइप का होना चाहिए बेटा। सेम टाइप का होने का क्या मतलब है, जैसे कि मैं एक कलेक्शन बना देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने 2 तो नेचुरल नंबर लिख लिए, 2 नेचुरल नंबर लिख लिए, और मैंने 2 अल्फाबेटिक लेटर ले लिए, ठीक है ना, और मैंने 2 नाम ले लिए, एक राहुल एक विनय। आपने देखा कि मैंने ये कलेक्शन उठा लिए, ये अलग टाइप के हैं, ये अलग टाइप के हैं, और ये अलग टाइप के हैं। ये क्या है, ये नेम है, नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों अल्फाबेटिक लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों बेटा किसी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनका टाइप अलग अलग है, जबकि मैंने यहाँ लिख रखा है कि टाइप सेम होना चाहिए। या तो सारे ही नेचुरल नंबर होते, या सारे ही अल्फाबेटिक लेटर्स होते, या सारे ही नेम होते, तो सेम टाइप के होने जरूरी है। सेम टाइप के तो नहीं है भाई, ठीक है ना। तो इसके कलेक्शन को डिफाइन करना मुश्किल है, इसलिए ये सेम टाइप के नहीं है। ठीक है, सेम टाइप के नहीं तो 100% ये सेट नहीं बनाएंगे। तो जो ये कलेक्शन बनेगा वो एक सेट नहीं बनेगा। मैंने इसको करली ब्रैकेट में डाल दिया। मैं कहूँगा जी ये कलेक्शन है, लेकिन अब कलेक्शन तो है लेकिन सेम टाइप का नहीं है। सेम टाइप का नहीं है तो ये कलेक्शन जो है सेट नहीं बनाएगा। तो सेम टाइप का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने कुछ और नंबर लिए, अब मैंने नंबर ले लिए 1 2 3 4 5। मैंने कभी नेचुरल नंबर ले लेस देन 6, वो आपको कहेगा कि भी आपको कलेक्शन किस तरह का लेना है, वो गिवन होगा वहां पर, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन बना है विच इज लेस देन 6, 6 से छोटा होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या ये वेल डिफाइन है, लेस देन 6 बोला तो सबका आंसर सेम आएगा, तो वेल डिफाइन तो होगा पक्का है, वेल डिफाइन तो चलो हो गया, ठीक है। दूसरा क्या सेम टाइप का है, हाँ जी सेम टाइप का है। सेम टाइप का क्यों है, क्योंकि सेम टाइप का इसलिए क्योंकि ये सभी के सभी नेचुरल नंबर है। नंबर से मेरा मतलब सारे नंबर्स हो गए, तो सेम टाइप का बन गया। दूसरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने, डिस्टिंक्ट होने चाहिए सारे एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है क्या, हाँ सभी अलग अलग एलिमेंट है, रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। 1 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस जो ये कलेक्शन आया, वो कलेक्शन के अंदर एक वर्ड और लिख रखा है इसकी डेफिनेशन में, अनऑर्डर पेयर होने चाहिए, अनऑर्डर होना चाहिए कलेक्शन। अनऑर्डर मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर का क्या मतलब है कि 1 यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, 2 सेकंड पोजीशन पे है, 3 थर्ड पोजीशन पे है, 4 फोर्थ पोजीशन पे है, 5 फिफ्थ पोजीशन पे है।
तो यहाँ पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती, कोई भी आगे पीछे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चा 5 नेचुरल नंबर इस तरह से लिख रहा है, 6 से छोटे 5 नेचुरल नंबर ऐसे लिख रहा है, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख दे तो 2 3 1 4 5, ये भी ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर का मीनिंग ये है, ऑर्डर का मतलब ये है कि मैं 1 को पहले नंबर पे लिखूं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 1 को कोई से भी नंबर पे लिख दो, 2 को कोई से भी नंबर पे लिख दो, 3 को कोई से भी नंबर पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें जो एलिमेंट लिखा जाता है बेटा वो लिस्टेड होते हैं, कोमा लगा के ऐसे अलग अलग करने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने 1 लगाया कोमा, फिर 2 लगाया कोमा, फिर 3 लगाया कोमा, ऐसे अलग अलग कर दी, ठीक है। अब मैं इन सभी कलेक्शन जो आपने किया वो सेम टाइप का है, ठीक है जी, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है ना। और दूसरा ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये तो बात क्लियर है। और वेल डिफाइन क्यों है, क्योंकि सबका आंसर सेम आएगा। अब इन सभी कलेक्शन जो ये आपने लिखा उसको करली ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो बेटा, करली ब्रैकेट बना दो ऐसे, ठीक है, ऐसे करली ब्रैकेट, इसको भी करली ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। तो जो करली ब्रैकेट जैसे ही आप लगाओगे तो ये एक सेट बन जाएगा। अभी तो फिलहाल ये कलेक्शन था, लेकिन करली ब्रैकेट में जैसे ही बंद करेंगे तो वो एक सेट बन जाएगा। तो सेट बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन थी वो मैंने आपको समझा दी है कि जो एलिमेंट होने चाहिए वो सेम टाइप के होने चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, एलिमेंट जो नहीं है डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए सारे एलिमेंट। तीसरी बात जो है वो वेल डिफाइन, वो जो कलेक्शन बनेगा अलग अलग एलिमेंटों का जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइन होना चाहिए। और वेल डिफाइन कैसे चेक करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर उस कलेक्शन को अगर मैं करली ब्रैकेट में डाल दूंगा तो बेटा एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज अ सेट, ये सेट की डेफिनेशन थी। जो सेट बनेगा ना बेटा उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करेंगे या कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपकी मर्जी, आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है। नाम क्या देना चाहेंगे, मेरा मतलब है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। और लेकिन वो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हो गया सेट। अच्छा, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा है, कोई भी, जैसे कि मैं नंबर आया, नंबर लिख दिया मैंने, कोई भी नाम भी आ सकता था यहाँ पर, ठीक है ना। मैं लिख दूं नाम राहुल, विनय, सचिन, तेंदुलकर, ठीक है, ये लिख दिया, करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये हो गया हमारे पास। मैं आपसे कहता हूं कि 1990, ध्यान देना, 1990 के अंदर जो भारत की क्रिकेट टीम थी, वनडे क्रिकेट टीम थी, उसके जितने भी प्लेयर थे उन सभी की लिस्ट बना लो। 1990 में जितने भी, 1990 के दौरान जितने भी मैच हुए उन सभी के अंदर, 1990 के दौरान जितने भी क्रिकेट के मैच हुए, इंडिया की जो क्रिकेट टीम में जितने भी प्लेयर थे उन सभी की लिस्ट बना लो, तो वो वेल डिफाइन है, क्योंकि उनका उसका आंसर फिक्स है। आप हेल्प ले सकते हो, आप चेक कर सकते हो भी कौन कौन उस दौरान मैच खेल, 1990 के दौरान किस किसने क्रिकेट मैच खेला, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला, इंडिया की तरफ से खेला, उसकी जो लिस्ट होगी वो वेल डिफाइन होगी, और वेल डिफाइन होगी तो वो सेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेट के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपको दी, वो ध्यान रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं सेट के बाद कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। बेटा एक सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? एक सेट का कार्डिनल नंबर, मान लेते हैं मैंने आपके सामने एक ए सेट डिफाइन किया हुआ है, उसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए 2 4 6 8, ठीक है, ये एलिमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए। इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो इसमें जो कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, बस खत्म बात। इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंटों की संख्या, जो अलग अलग एलिमेंट है उनकी कुल संख्या कितनी है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो ए का कार्डिनल नंबर क्या होगा? ए के कार्डिनल नंबर को ऐसे लिखते हैं, नंबर, इस एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन ऑफ ए का मीनिंग है दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो 4 आ गया, ठीक है। कार्डिनल नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी टेक्निक है लिखने की, दैट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, दिस इज कार्डिनल नंबर, ठीक है। मैंने एक सेट और लिख दिया बी, मान लेता हूं ए बी सी डी ई, इसका कार्डिनल नंबर बताओ, तो बी का कार्डिनल नंबर, यानी कि बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, इसका कार्डिनल नंबर 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और सेट लिख दिया सी, इसमें एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 4 एंड दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी, इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे। तो इस सी का कार्डिनल नंबर क्या हो गया? इन्फिनिटी, या फिर सी का कार्डिनल को सी, ये हो गया बस, क्योंकि इसमें इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। तो ये था कार्डिनल नंबर की बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, कार्डिनल नंबर समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपके सामने ना और जैसे कलेक्शन के बारे में और बात करना चाहूंगा, अगर
मैं कह देता हूँ, आप बताइए कि कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी नदियों का कलेक्शन कर लिया मैंने, उनके नामों का कलेक्शन कर लिया। तो इंडिया में बहने वाली जितनी भी रिवर्स है उनका सब कलेक्शन जब मैं करूँगा तो वो भी एक वेल डिफाइंड सेट बनेगा, है ना। वेल डिफाइंड सेट बनेगा तो 100% वो एक सेट बनेगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा, वो कलेक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइन होगा, तो वो एक सेट बना जाएगा, ठीक है। मैं कहूँ 1947 के बाद भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए उन सभी की लिस्ट बना लो। भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए उन सब की एक लिस्ट बना लो। वो लिस्ट बनाने का मतलब है वो कलेक्शन ही तो है, लिस्ट जो बनी दैट इज द कलेक्शन। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो कलेक्शन वेल डिफाइन है? हाँ भाई, वो कलेक्शन तो वेल डिफाइन है ना। क्योंकि जो 1947 के बाद जो प्राइम मिनिस्टर वो फिक्स है ना, उसमें कोई कम या ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता कोई बच्चा। अगर जानकारी नहीं है तो किसी की हेल्प ले लेंगे। हेल्प किसकी ले सकते हैं हम? हेल्प ले सकते हैं हम जैसे कि नेट से पता लगा लें, किसी बुक के चेक कर लें, है ना, किसी टीचर से जाके पूछ लें, है ना। तो वो जो कलेक्शन होगा सभी का कलेक्शन सेम होगा, उन सभी प्राइम मिनिस्टर का जो कलेक्शन होगा वो सेम होगा। सेम होगा तो वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है तो वो एक सेट बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या बेटा इसको रोस्टर मेथड ही बोलते हैं। रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म बोल दो, रोस्टर मेथड बोल दो, एक ही बात है, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको प्रॉपर्टी मेथड ही बोलते हैं। प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड ही बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि सेट जो होगा हमारे पास उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर क्योंकि अगर हमें सेट बोल रहा है तो इसका मतलब वहां पे जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइन होगा, पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब वो सेट के अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं वो वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन कलेक्शन है हमारे पास, तो उसको लिखने का जो तरीका है वो बताया गया यहाँ पे क्या क्या, उसको लिख कैसे सकते हैं। तो पहला है टेबुलर फॉर्म। उसमें टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, तो मैं कहूँगा, मैं आपके सामने एक वेल डिफाइन कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर। तो एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उसको लिखेंगे कैसे, तो ये ऐसे लिखना जैसे कि इसको लिस्ट, इसमें टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि उन एलिमेंटों को लिस्टेड किया जाता है, ठीक है ना, बाय कोमा, बाय यूजिंग कोमास, कोमास के द्वारा उसे लिस्टेड किया जाता है या सेपरेटेड बाय कोमास, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा पहला एलिमेंट 1 है, फिर 2 है, फिर 3, 4, 5, 6, चलो मैं लेस देन 7 ले लेता हूँ, लेस देन 7 ले लिए, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो इसका क्या होता है कि एलिमेंट को ऐसे लिख कर लिस्ट किया जाता है और फिर कोमा लगा के सेपरेट किया जाता है। ऐसे कोमा लगा क्या करते हैं, सेपरेट करते और करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। एक तरह से टेबल बना दी, जैसे कि हम कोई सामान लेने जाते हैं तो हमारी लिस्ट होती है पूरी, उसमें लिखा होता है पहले नंबर पे ये, दूसरे पे, इस तरह से लिस्टेड होते हैं एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। आप 1 को कहीं भी लिख सकते हैं, 2 को पहले नंबर पे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। एलिमेंट भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म, या फिर इसे बोलते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है। चलो अगला एक और सेट में बना देता हूँ, मैं बोल देता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये डैश डैश लगाने का मतलब दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी, बट डैश डैश लगाने का मतलब दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। इसमें कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है। कितने एलिमेंट पड़े हुए बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। चलो एक और सेट लगा देता हूँ, यहाँ पे भी सारे जो एलिमेंट है सेपरेटेड बाय कोमास, कोमा लगा के सेपरेट किए गए हैं, लिस्टेड किए गए, सो दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड ही बोलते हैं, ये भी याद रखना। एक और सेट में बना देता हूँ, C बराबर है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये भी इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एलिमेंट जो सेपरेटेड बाय कोमास है, कोमा लगा के ना सेपरेट किया गया, लिस्टेड है सारे सारे एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे सारे सारे एलिमेंट कैसे हैं, इवन नंबर है। सबसे बड़ी बात है बेटा, यहाँ सारे एलिमेंट कैसे हैं, इवन नंबर है। तो इसमें टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट जो होते हैं उन्हें कोमा लगा के हम अलग अलग करके लिख देते हैं, ठीक है, कोमा लगा के सेपरेट कर देते हैं या फिर लिस्ट कर देते हैं उनको। तो ये 3 सेट मैंने बताए, ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल है। लेकिन बाद में एक दूसरी फॉर्म आती है जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में इन्हीं को हम वापस सेट बिल्डर फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर देंगे,
बस तरीका लिखने का, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में, बस इसको लिखने का तरीका ऐसे कि कोमा लगा के सेपरेट कर देते हैं, वहाँ पे इसी चीज़ इन्हीं एलिमेंटों को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड बोल दो या फिर रूल मेथड बोल दो, इसमें जो एलिमेंट होता है, ठीक है ना, इसमें जो एलिमेंट होता है वो एक जनरल एलिमेंट होता है विच रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स। इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाई जाती है, कोई रूल लगाया जाता है, वो एक ऐसा रूल होता है, जो वो रूल होता है वो सभी एलिमेंटों को, वो अकेला रूल ही सभी एलिमेंटों को रिप्रेजेंट कर देगा। बस मेन बात ये है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये काम आपने पहले भी कर रखा है, लेकिन बस यहाँ पे आप एक बार दोबारा रिवाइज कर देंगे और कुछ नहीं। जैसे कि आपने क्या 10th क्लास में एपी सीक्वेंस पढ़ी है, एपी सीरीज पढ़ी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, है ना। उसमें एक एलिमेंट था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे इसकी nth टर्म नहीं निकालते थे हम, nth टर्म का निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस 1 प्लस n माइनस 1, इससे कट जाएगा, क्या आ गया n। तो जो ये आपने nth टर्म निकाली इस एपी की, बेटा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला था, एपी आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। यही काम, यही सेम प्रोसेस हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है ना। यही सारा काम, ये बस बात क्या है कि यहाँ पे एपी सीरीज थी, है ना, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट देखा होगा उसमें एक खास तरह का पैटर्न होगा, उस पैटर्न को आपको समझना होगा। ये क्या, ये भी एपी है, ये क्या, ये भी एपी है, ये क्या, ये भी एपी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एपी सीरीज दे। यहाँ पे एपी के अलावा जीपी सीरीज भी हो सकती है। एपी आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, लेकिन यहाँ पे एपी के अलावा बेटा जीपी सीरीज भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एपी ना हो, जीपी ना हो, कुछ और टर्म हो, कोई और सीरीज हो, है ना। बस उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसके पैटर्न को समझ के हमें उसका nth टर्म निकालना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको, क्या निकालना पड़ेगा, उसका nth टर्म निकालना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको nth टर्म निकालनी आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेट ये लिख दिया है, ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म थी। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या बताया कि इसके अंदर कोई रूल लगेगा, कोई प्रॉपर्टी लगेगी जो रिप्रेजेंट, और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस सभी एलिमेंटों को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट लगा रखे हैं वो सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो एलिमेंट लिखूंगा वो वहाँ पे एक जनरल एलिमेंट लिखूंगा, वो जनरल एलिमेंट रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स। आप यहाँ पे ना कोई वेरी अल्फाबेटिक लेटर लिखना पड़ेगा, एक्स लिख दो, उसको वैसे कुछ नाम कुछ भी दे सकते हैं। एक्स, ये एक्स क्यों लिखा, एक्स क्या है, ये एक्स इस सेट का एक एलिमेंट है। एक्स जो है इस सेट का एक एलिमेंट है, जो अकेला एक्स ही इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक्स की वैल्यू 1 भी है, एक्स की वैल्यू 2 भी है, एक्स की वैल्यू 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, या सबको रिप्रेजेंट कर रहा है जनरली ना, इसलिए को जनरल एलिमेंट बोल देते हैं। जैसे कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का नाम बोलूँ, भाई विनय खड़ा हो जा, सचिन खड़ा हो जा, है ना, सबको नाम लिख दूँ, या फिर मैं सबके लिए एक जनरल नेम कह दूँ, स्टूडेंट बोल दूँ सभी को, है ना, मैंने एक जनरल नेम यूज़ किया स्टूडेंट। तो ऐसे यहाँ पर सभी एलिमेंट का अपना अपना नाम है, 1 2 3 4 5 6 सबका अपना अपना नाम है, लेकिन मैं इन सबको अलग अलग नाम बोल के एक जनरल नाम से रिप्रेजेंट कर दूँ, उसको क्या बोलूँगा मैं, एक्स बोल दूंगा। तो आगे क्या करेंगे, हमेशा ऐसे लिखना है, एक्स तो लिखना ही है, हर केस में ऐसा होगा, एक्स सच दैट, दिस इज द सिंबल फॉर सच दैट। बट ये लाइन जो ड्रॉ करी नहीं सच दैट की है, या फिर कभी कई लोग है ना डबल डॉट भी लगा देते हैं, एक्स सच दैट, या तो डबल डॉट लगा दो या लाइन ड्रॉ कर दो, वो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सच दैट। एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स बराबर है, x इज इक्वल टू, अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि x के बारे में बता रहा है, वो x के बारे में जानकारी दे रहा है कि x ऐसा है कि x की वैल्यू बराबर है, वो किसके बराबर है। अब हर बार x बराबर जो लिखना है मुझे यहाँ पर, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे पैटर्न कैसा दे रखा है नंबरों का, ठीक है। यहाँ पे अलग तरह के नंबर है, हो सकते हैं यहाँ अलग तरह के नंबर है, इस केस में अलग तरह के नंबर है, तो हर एक केस में अलग अलग तरह के नंबर होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो x बराबर जो लिखूंगा, बेटा अब ध्यान देना, जो x बराबर लिखना है वो एक्चुअली में nth टर्म है। क्या है वो, nth टर्म। किसकी nth टर्म है, अगर ये एपी सीरीज है जैसे कि आपके सामने, तो इसकी nth टर्म जो होगी ना वो क्या आई, n आई, तो x की वैल्यू यहाँ पर n हो जाएगी, ठीक है। अगर ये एपी है तो, है ना, ये एपी है तो इसकी nth टर्म ढूंढ लो, इसकी nth टर्म जो भी होगी वो यहाँ आ जाएगी। अब इसकी भी nth टर्म ढूंढ लो, जो भी होगी वो यहाँ आ जाएगी। अब इस केस में अगर हम कर रहे होंगे तो इसकी भी nth टर्म फाइंड आउट कर लूंगा। अब इस केस में भी इसकी nth टर्म फाइंड आउट, तो हमेशा आपको nth टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नंबर्स दे रखे हैं और उसका पैटर्न मुझे पता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो x बराबर मैंने क्या लिखा, n लिख दिया।
एक्स बराबर क्या लिख दिया बेटा एन। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि जो काउंटिंग होती है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग है बेटा, उसके अंदर जो ये नंबर्स लिख रखे हैं, इन सभी नंबरों को हम हमेशा स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना किसको, अगर काउंटिंग दे रखी है सिर्फ, ध्यान देना काउंटिंग दे रखी है, काउंटिंग क्या 1 2 3 4 5 इन सबको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और कभी इवन नंबर आ गया 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इवन नंबरों को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा इवन नंबर आ गया तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। अगर कभी भी ओड नंबर आ गया, मान लेते हैं ओड नंबर दी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा शायद आपको 1 3 5 7 एंड सो ऑन। कभी भी ओड नंबर आ गया 1 3 5 7 9 11 इस तरह से ओड नंबर आ गए तो उसको हम 2n + 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 2n - 1 से। अभी फिलहाल ये ध्यान रख लो 2n + 1 से या फिर 2n - 1, दोनों में से किसी से भी। यहाँ ये बताना जरूरी होता है कि ये n किससे बिलोंग करेगा, ये n किससे, इस वाले केस में n किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, इस वाले केस में n किससे बिलोंग करेगा बेटा नेचुरल नंबर से। अब भी ऐसा क्यों करें, ऐसा इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर डाल के मैं वैल्यू निकालता रहूंगा, इसकी वैल्यू निकालता रहूंगा, n की वैल्यू 1 डालो, 2 1 जा 2 तो 2 आ गया, है ना। इन सभी एलिमेंटों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, एक जनरल एलिमेंट इन सभी के लिए एक ही एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कौन है 2n। n की वैल्यू 1 डाल दो, 2 1 जा 2, 2 डाल दो, 2 2 जा 4, 3 डाल दो, 2 3 जा 6, 4 डाल दो, 2 4 जा 8, है ना। तो यहाँ पे जो n है ना बेटा, इस n की जगह ये नहीं कि हम कुछ भी पुट करें, ऐसा नहीं होगा कभी भी, अलग अलग हो सकता है, हर जगह अलग हो सकता है, लेकिन इन दोनों केस में n नेचुरल नंबर है, इस वाले केस में भी n क्या है नेचुरल नंबर है। अगर आप इस ओड नंबर को, जो मैंने यहाँ पे ओड नंबर लिख रखे हैं 1 3 5 7, शायद दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये जो ओड नंबर लिख रखे हैं बेटा, ये जो ओड नंबर है उन ओड नंबर को या तो मैं 2n + 1 से रिप्रेजेंट करूंगा या फिर 2n - 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों में से किसी से भी कर सकता हूँ। लेकिन इस केस में जो n है बेटा, ये वाला 2n - 1 की बात कर रहा हूँ ना, 2n - 1 के अंदर जो n है बेटा, वो n बिलोंग करेगा किससे नेचुरल नंबर से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे n किससे बिलोंग करेगा बेटा नेचुरल नंबर से। और इस अगर आप इस ओड नंबर को 1 3 5 7 को अगर आप 2n + 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस केस के अंदर n जो है बेटा होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान देना जब भी आप ये नंबर लिख रखे हैं x सच दैट x बराबर जो भी आप यहाँ फॉर्म बनाओगे n की फॉर्म में ना, तो जो वो n होगा वो n केवल 3 सेट से ही बिलोंग कर सकता है, या तो नेचुरल नंबर से, ये जो n, मैं इस n की बात कर रहा हूँ, इस वक्त इसके अंदर जो n आ रहा है, जो यहाँ पर जो n आ रहा है बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो n होगा हमेशा या तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा या होल नंबर से बिलोंग करेगा या फिर इंटीजर से बिलोंग करेगा। 3 चीजों से n बिलोंग करेगा, या तो किससे बिलोंग करेगा ये वाला n नेचुरल नंबर से या होल नंबर से या फिर इंटीजर से भी कर सकता है, ठीक है। तो इस वाले केस में चलो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे एक नेचुरल नंबर दिए 1, जब भी कभी नेचुरल नंबर आए n से रिप्रेजेंट करेंगे, इवन नेचुरल नंबर आए 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, ओड नेचुरल नंबर आए 2n - 1 से या 2n + 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। 2n - 1 से कर रहे हो तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और 2n + 1 से कर रहे हो तो n जो होगा उसके अंदर n लिख रखा है वो n होल नंबर होना चाहिए। अब वो भी होल नंबर क्यों होना चाहिए, मैं कहता हूँ होल नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 ये होल नंबर होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। होल नंबर यहाँ डालो, 0 डाल दो, 2 0 0, 0 + 1 1 आ गया, है ना। 1 डालो, होल नंबर 0 के बाद क्या डालना 1 को, होल नंबर में 0 के बाद 1 ही आता है ना, तो 1 डालेंगे, 2 1 जा 2 + 1 3, इस तरह से हम इसका नंबर निकाल लेंगे। चलो देखते भी, मैं इसको मैंने आपके सामने सेट लिखा, फिर लिखा कि x सच दैट x बराबर n, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, x = n, तो यहाँ लिखूंगा n बिलोंग टू। अब क्या है कि इस सेट को नहीं पता कि n क्या चीज़ है, उसको बताना पड़ेगा कि n क्या है। जैसे कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको बताना पड़ता है ना कि ये चीज़ है, तो कंप्यूटर को क्या पता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्योंकि इसके अंदर बताना पड़ेगा कि n किससे बिलोंग कर रहा है, नहीं तो इस सेट को नहीं पता कि क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेना, ठीक है ना, वो तो समझाना पड़ेगा आपको। तो आपको बताना पड़ेगा कि n किससे बिलोंग करेगा, तो मैंने कहा ये n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, जो ये वाला n होता है ये या तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है या होल नंबर से बिलोंग करता है या फिर इंटीजर से बिलोंग करता है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है, आगे रियल नंबर से बिलोंग करेगा जब हमें क्लोज इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल दिए जाएंगे ना, वो एक अलग चीज़ है, वो बाद में बताएंगे। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो अब क्या करेगा ये n, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है बेटा, ध्यान दो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग करता है किससे नेचुरल नंबर से। ये नेचुरल नंबर उठाएगा, यहाँ पे डालेगा x, n की वैल्यू 1, तो x बराबर 1 आ गया, फिर 2 डालेगा, 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x बराबर 2, है ना, x सच दैट कि x बराबर 2।
और 2 कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो n के लिए 2 डालेगा x बराबर 2, 3 डालेगा x बराबर 3, 4 डालेगा x बराबर 4, 5 डालेगा x बराबर 5, 6 डालेगा x बराबर 6, लेकिन ये 7 भी डाल देगा, लेकिन 7 इसमें है नहीं। ये 8 भी डाल देगा, लेकिन 8 इसमें है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे बेटा n के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, n के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। उसे समझाना पड़ेगा इस n को कि भाई आपको तो 6 तक ही जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ क्या कर देंगे, फिर लिख देंगे कि n लेस देन 7, है ना। तो हमने क्या लिखा, x सच दैट x इक्वल टू n है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन n 7 से छोटा लेना है, ठीक है। तो n के लिए ये 1 डाल सकता है, 2 डाल, यहाँ पे x के लिए n के लिए 1 डालेगा, फिर 2 3 4 5 6, तो 6 तक आ जाएगा आंसर, बस हो गया खत्म। ये टेबुलर फॉर्म, दिस इज टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे x जो एक जनरल एलिमेंट है विच रिप्रेजेंट ऑल दिस एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोला क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर रूल मेथड, या फिर प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। इसी तरह से ये देखना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये वाला सेट और ये वाला सेट एक्चुअली में एक जैसा ही है, इसमें भी सारे नेचुरल नंबर है, बस इसमें इन्फिनिटी तक दे रखे हैं। तो वही टेक्निक रहेगी सेम, x सच दैट x बराबर नेचुरल नंबर, x बराबर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब तुम कह सकते हो कि x बराबर n क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6, उसको हम हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वैसे भी एपी सीरीज है, इसकी n टर्म निकालोगे तो भी n ही आएगा। अच्छा, ये इवन नंबर से बेटा, इवन नंबर्स को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ओड नंबर को 2n + 1 से या 2n - 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चलो देखते हैं, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी, जैसे यहां पे रेस्ट्रिक्शन किस पे लगी, n पर। कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन मतलब कंडीशन लगा दी भाई n है ना 7 से छोटा होना चाहिए। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये 6 भी ले लेगा, 7 भी ले लेगा, 8 भी ले लेगा इस सेट के अंदर, जबकि जाना तो मुझे 6 तक है ना, इसलिए n के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगी। और रेस्ट्रिक्शन जो लगती है वो फाइनाइट सेट में लगती है, इनफाइनाइट में नहीं लगती, ठीक है। तो यहाँ पे भी x सच दैट x बराबर x बराबर n है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर उठाएगा, यहाँ डालेगा, x की वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, 4 5 6 7 8 9 10, इससे चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे n के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे ये चेक करो, दिस इज आल्सो इक्वल टू x सच दैट x बराबर बेटा x सच दैट x इज इक्वल टू। अब जो ये पैटर्न है, उसको पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है भाई, ठीक है। या फिर मैंने डायरेक्टली आपको बता रखा है कि जो इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10, उसको उन नंबरों को उसकी जो nth टर्म है हमेशा कितनी होगी, वो 2n होगी। तो x बराबर क्या लिख देंगे, 2n। यहां x बराबर क्या लिखना है, हर सेट में अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि यहां पे किस तरह के नंबर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर लिखे गए हैं, तो इवन नंबरों को मैं 2n से रिप्रेजेंट करता हूं। लेकिन जब आप 2n लिखते होगे तो n के बारे में बताना पड़ेगा, n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये जो n है ना, उसके बारे में समझाना पड़ेगा इसे कि n क्या है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी n पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, जैसे यहाँ पे लगाई थी। फाइनाइट सेट में लगती, इनफाइनाइट में नहीं लगती, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बंद। तो अब ये क्या करेगा, नेचुरल नंबर यहाँ से 1 डालेगा, n क्यों नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, तो n के लिए 1 उठा के यहाँ डालेगा, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई है बीच में, 2 1 जा 2, x बराबर 2 आ गया, तो x के लिए 2 आ जाएगी, फिर 2 डालेगा, 2 2 जा 4, 3 डालेगा, 2 3 जा 6, 4 डालेगा, 2 4, ऐसे चलता रहेगा, दिस इज गोइंग टू इनफिनिटी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि टेबुलर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं। चलिए आगे, ये था किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, टेबुलर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। अभी मैं 1 2 एग्जांपल और दे देता हूं। ठीक है, अच्छा 1 2 एग्जांपल और देते हैं। तो हम यहां लिखते हैं कि ए सेट मैंने बना दिया 0, ठीक है, 0 3 8 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट मैंने लिख दिया 0 3 8। अगर आप इसके बाद लिखना चाहें तो 15 एंड डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स हैं। ये एक टेबुलर फॉर्म दे दिया मैंने, ठीक है। इसके पैटर्न को समझ के फिर हमें लिखना है इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। एक और सेट दे देता हूँ, बी सेट दे दिया मैंने, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 एंड कर्ली ब्रैकेट बंद। ये टेबुलर फॉर्म है, ये भी टेबुलर फॉर्म है, दोनों टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। ये दोनों सेट गिवन है, सेट भी आप जानते सेट बन गए। तो चलो इसके बारे में सोचते हैं, दैट इज इक्वल टू x। अच्छा, लेकिन इसके सेट बिल्डर फॉर्म बनाने से पहले अभी आसानी से समझ में तो आएगी नहीं, है ना। तो इसको इसके पैटर्न को जब तक हम नहीं समझेंगे हम बता नहीं सकते। अगर पैटर्न इसके अंदर कोई लग नहीं रहा, कोई बन ही नहीं रहा पैटर्न, तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म पॉसिबल नहीं है कि बने। मान लो इसका कोई पैटर्न होगा ही नहीं, मान लो,
तो मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बना सकता। ऐसा थोड़ी मैं कुछ भी एलिमेंट लिख दूंगा और आपसे कहूंगा भाई आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाओ, तब तो पॉसिबल नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन अगर पैटर्न है तो हम उसको देख सकते हैं। हमने देखा ये पैटर्न कैसे बन रहा है वो जरा ध्यान देना। 1 का स्क्वायर, इसको मैं 0 को लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ इसको इसमें। चलो इसको ब्रैकेट नहीं लगाता, सिंपली 1 स्क्वायर माइनस 1 लिख देता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। अच्छा 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 15 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 1, और दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी, करली ब्रैकेट। अब प्रॉब्लम, अच्छा इसका पैटर्न ढूंढ लिया हमने कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, जैसे कि पहला एलिमेंट ये आया, फिर दूसरा ये आया, फिर तीसरा ये आया, चौथा ये आया, आप ध्यान देना। फिर दोबारा वापस में क्या लिखूंगा, वही x एक एलिमेंट लूंगा सच दैट x ऐसा है कि x बराबर है, बेटा x तो लिखना ही है, अगर यहाँ नंबर्स दे रखे तो ये लिखना ही पड़ेगा, x एक जनरल एलिमेंट x सच दैट। हाँ ये हो सकता है कि आप x को x ना लिखकर आप कुछ और वेरिएबल नाम दे सकते हो, y कह दो, z कह दो, कुछ और कह दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा x सच दैट x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू जो लिखना है उस, अब जैसे कि पैटर्न यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। अब इसमें से मैं n किसको बोलूंगा, ध्यान देना, मैं n किसको बोलूंगा, भाई यहाँ पे 2 भी है, 1 भी है, 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 है। अब n किसको रिप्रेजेंट करें, n किसे बोले, तो सिंपल सी बात है n उसको बोलेंगे जो चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, एक चीज बताओ, सबकी पावर यहाँ कैसी आ रही है, सेम आ रही है, सबकी पावर बेटा कैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो 2 की तो टेंशन ही नहीं है। सबके अंदर 1 आ रहा है, हाँ ये वाला 1 जो सब ट्रैक हो रहा है, सबके अंदर ये 1 भी आ रहा है, 1 फिक्स है, 1 जो फिक्स है ना, 1 सबके अंदर फिक्स है। अच्छा चेंज क्या हो रहा है, जो ये बेस है इसका, ये 2, ये वाला 1 बेटा जिस पे क्रॉस लगा रहा हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, चेंज यहाँ पे आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 के बाद 2 आया यहाँ पर, 2 के बाद यहाँ पे 3 आया, 3 के बाद यहाँ पे 4 आया। तो जो चेंज हो रहा है उसको ही हम क्या करेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी कोई वेरिएबल नाम दे सकते हैं ना, जो फिक्स है उसको तो वेरिएबल नाम नहीं दे सकते, वो तो फिक्स हो गया, कॉन्स्टेंट बन गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसकी जगह मैं नाम दूंगा n, ठीक है बेटा। इस 1 2 3 4 की जगह क्या नाम दे दूंगा बेटा, n दे दूंगा। और जो इसकी जो पावर है सबके अंदर, क्योंकि पावर सेम आ रही है, अगर सेम नहीं आ रही तो एक अलग बात होती, जो क्योंकि पावर हर जगह सेम है, यानी कि सेम होने का मतलब फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए जो आ रही पावर वही इसकी पावर बना दो 2, n का स्क्वायर, सब में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कोमा, बस हो गया, दैट इज x। या फिर दैट इज द nth टर्म, दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की ये nth टर्म हो गई, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, वही n। अब बताना पड़ेगा कि n किससे बिलोंग करेगा, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अब नेचुरल नंबर क्या करेगा, इसमें 1 डालेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी तक एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो n के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए, करली ब्रैकेट बंद। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस गिवन टेबुलर फॉर्म। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम ऐसे बना सकते हैं। अच्छा अब इसके ऐसे इसके चेक करेंगे, वही इज इक्वल टू x सच दैट x ऐसा है कि x बराबर है x सच दैट x इज इक्वल टू। अब वापस मुझे इसके पैटर्न को समझना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके पैटर्न को समझना है। चलो मैं यहाँ पे आपको समझना चाहूँगा 1/2, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे क्या है, 1 है और 1 से एक ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना, ये 1 है, 1 से एक ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 है, 2 जो यहाँ लिख रखा है वो यहाँ लिख रखा है, 2 से एक ज़्यादा यहाँ पे लिख रखा है ना, 3 से एक ज़्यादा यहाँ पे। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 + 1। वैसे ऐसा करके देखना जरूरी नहीं है, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। 1/1 + 1, यहाँ पे क्या है 2, 2/2 + 1 लिख सकता हूँ इसको, बोलो, है ना। जो है उसमें एक जोड़ दिया, 1 है, 1 में एक जोड़ दिया तो ये नीचे वाला बन जाएगा, 2 में एक जोड़ दी, जो यहाँ दे रखा है उसी के अंदर एक जोड़ दिया, है ना, जो यहाँ दे रखा है उसी में एक जोड़ दिया तो ये बन जाएगा। ऐसे 3/3 + 1, 4/4 + 1, 5/5 + 1, करली ब्रैकेट बंद, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ बना रहा हूँ इसको, यहाँ बनाने की बजाय इसके सामने लिख देता हूँ x सच दैट, क्या बोला बेटा, x सच दैट। अब इस पैटर्न को समझ लो आप चेक करो कि चेंज किस में आ रहा है, चेंज चेक करना, ऊपर क्या आ रहा है 1 2 3 4 5, जब एलिमेंट में जो चीज़ बदल रही है उसको ही n से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, है ना, ये आ रहा है बार-बार। और नीचे भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो बदल रहा है उसको n कहेंगे, तो ऊपर वाले को तो n बोल देंगे। x सच दैट
x बराबर क्या बोलेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू ऊपर 1 2 3 4 5 है तो इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर वाले को n, 1 2 3 4 5 इसको n बोलेंगे। यहाँ पर भी क्या आ रहा है देखो, चेक करो 1 2 3 4 5, तो जो चेंज हो रहा है उसको ही n नाम दे दो, n, ठीक है। और सब में +1 सब में जुड़ रहा है, देखो बेटा +1 सब में जुड़ रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं, +1 ही आएगा वहां पर, वो फिक्स है, +1 क्या है, फिक्स है, उसे चेंज नहीं कर सकते, तो ये +1 ही रहना चाहिए, कोमा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब n किससे बिलोंग करना चाहिए, ये जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो ये n होता है, जो भी यहाँ पर n आएगा बेटा उसके बारे में बताना जरूरी है कि वो किससे बिलोंग कर रहा है, अगर ये नहीं बताया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, या कभी 3 सेट बताए मैंने, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा या फिर होल नंबर से बिलोंग करेगा या फिर इंटीजर से बिलोंग करेगा, ये बात ध्यान रखनी। अगर यहाँ नंबर्स दे रखे हैं तो है, समझे ना, ये नहीं, यहाँ पे कई बार कुछ और चीज भी आ जाती है तो ये अलग, उसका तरीका अलग होगा। तो ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। लेकिन अच्छा ये फाइनाइट सेट है, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो n के लिए क्या डालोगे, 1 डालोगे, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे, है ना, 5 तक आ गया। फिर उसके बाद वो 6 भी डाल देगा, लेकिन 6 तो है ही नहीं यहाँ पर, ऊपर की तरफ 6 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे 6 नहीं चाहिए, तो n के ऊपर इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो n के बारे में लिख देंगे n लेस देन 6 होना चाहिए। तो n के लिए 1 डालेगा, 1 बाई 1 प्लस 1 आ गया, फिर 2 डालेगा 2 बाई 2 प्लस 1, 3 डालेगा 3 बाई 3 प्लस 1, 4 डालेगा 4 बाई 4 प्लस 1, 5 डालेगा 5 बाई 5 प्लस 1, वो 6 नहीं डालेगा क्योंकि n के लिए 6 से छोटी होनी चाहिए। तो ये टेबुलर फॉर्म थे और उसकी सेटेबुलर फॉर्म ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था बेटा टेबुलर फॉर्म से सेटेबुलर फॉर्म कैसे बनाया गया, मैंने बता दिया टेबुलर फॉर्म क्या होती है और सेटेबुलर फॉर्म क्या होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ना टेबुलर फॉर्म दी और उसकी सेटेबुलर फॉर्म बना दी, टेबुलर फॉर्म दी उसकी सेटेबुलर फॉर्म बना दी, लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि सेटेबुलर फॉर्म दे और टेबुलर फॉर्म बनवा ले, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं, वैसे तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ना। अच्छा जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने लिख देता हूं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ठीक है, ध्यान देना, x का मोड, पता नहीं आपको x के मोड के बारे में पता है या नहीं था, लेकिन बता दूंगा, चलो, x का मोड लेस देन 2 होना चाहिए। x क्या है, एक जनरल, मैं यहां पे लिख रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, तो मैं एक सिंपल से इससे आसान क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो, x सच दैट x बराबर n अपॉन में n प्लस 2, n अपॉन में n प्लस 2, मैंने क्या, x एक जनरल एलिमेंट है विच रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, x दिस इज द सिंबल फॉर सच दैट, इसकी जगह आप ये पूरी लाइन भी लगा सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 2, ठीक है। अब इस n के बारे में वहां पता होना चाहिए, अगर यहां मैं n के बारे में नहीं बताऊं कि n क्या है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। मैं बताऊं नहीं कुछ आपसे कि n क्या है, तो हम नहीं पता, हमें नहीं पता कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा n इज x इक्वल टू, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, आप यहाँ कुछ एलिमेंट लिख के n को n की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन लिख के वो आप खुद भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका सोल्यूशन निकलना भी चाहिए ना, n अपॉन में n प्लस 2 कोमा, यहाँ पे लिख दिया n बिलोंग टू नेचुरल नंबर बट n लेस देन 3। चलो, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म बनानी है, बहुत आसान है, आप चाहें तो इसको पहले अलग से सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो रफ पेज पे ना साइड में, आप इसे अलग भी लिख सकते हैं कि x बराबर क्या है, n बाई n प्लस 2, हमें तो x निकालना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 2 आ गया। अब n क्या है, नेचुरल नंबर दे रखा है, दे रखा होगा आपको, और n की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। अब 3 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं आप जानते हैं, n की वैल्यू एक तो 1 है और एक n की वैल्यू 2 है, 3 से छोटा नेचुरल नंबर 1 है और 2 है, n के लिए 1 इसमें पुट कर दो तो x बराबर क्या आएगा, 1 डालो, 1 बाई 1 प्लस 2, और x बराबर क्या आएगा, n के लिए 2 डाल दो, 2 बाई 2 प्लस 2, इसका आंसर आ गया 1 बाई 3, इसका आंसर आ गया 2 बाई 4, तो आंसर है 1 बाई 2। तो पहला एलिमेंट तो बन गया ये और दूसरा एलिमेंट बन गया ये, ठीक है, 1 बाई 3 और 1 बाई 2 कर ले ब्रैकेट बंद। ये टेबुलर फॉर्म थी, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गई, ये फाइनाइट सेट बन गया, इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म थे तो हम इसको क्या बना लेंगे, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म थे, सेट बिल्डर फॉर्म थे तो टेबुलर फॉर्म कैसे बनाई जा सकती है। इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, एक बी सेट गिवन है, x सच दैट x का मोड लेस देन 3 हो, जहाँ पे x बिलोंग करता हो इंटीजर से,
क्या ध्यान देना, कहते हैं एक्स एक एक्स क्या है, एक्स एक एलिमेंट है। व्हाट इज एक्स इज एन एलिमेंट या फिर मेंबर ऑफ दिस सेट बी। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो एक्स किस किस तरह का हो सकता है। कि वो ऐसा है कि अगर मैं उस एक्स का मोड करता हूं, बेटा उस एक्स का मोड निकालता हूं और वो मोड 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा आना चाहिए उसका आंसर। लेकिन वो एक्स, लेकिन उसके बारे में ये भी बताना जरूरी है कि एक्स किस से बिलोंग करता है। बेटा एक्स यहां बिलोंग करता है इंटीजर से। ये जो एक्स बिलोंग टू इंटीजर लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या पता एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर सकता था, क्या पता एक्स होल नंबर भी दे सकता है आपको ना, इंटीजर भी दे सकता है। बेटा ये भी दे सकता है कि एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, वो भी आएगा तो बताएंगे कैसे करेंगे। अभी फिलहाल तो आप एक्स ये मान के चले कि एक्स इंटीजर से बिलोंग करता है। अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, आपको सिर्फ जो है ना ये एन या फिर एक्स जो है बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से या फिर इंटीजर से या फिर होल नंबर से। ठीक है, ये 3 ही नंबर से ले रहा हूं, 3 ही सेट ले रहा हूं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर। मतलब ये एक्स इन 3 ही सेट से बिलोंग करेगा, या फिर एन एक्स, या फिर कभी कभी हम एन के बारे में बात कर रहे थे, एन भी बिलोंग कर रहा था ना, कभी नेचुरल से, कभी होल नंबर से, या कभी इंटीजर से। तो यहाँ पे एक्स अभी फिलहाल इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अब इंटीजर नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सभी बेटा इंटीजर्स है। ठीक है, अच्छा मॉडुलस, इसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। ये एक्स का मोड जो होता है ना बेटा, इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको याद करना, वैसे जब हम फंक्शन से पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, या फिर बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। अच्छा इसका काम क्या है, ये जो दो लाइनें लगा रखी है इसे मोड बोलते हैं, मोड का सिंबल है, 2 लाइन नजर आए तो मोड का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्स का मोड बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये मोड जो है ना नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। जैसे कि मान लो मैंने 5 डाला, 5 का मोड क्या होगा बताओ, 5। इसका काम क्या है, एक्स के लिए आप पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। तो एक्स के लिए मैंने 5 डाली, तो 5 का मोड +5 ही आएगा। मतलब अंदर चाहे कुछ भी हो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मैं कह रहा हूं अंदर चाहे कुछ भी हो, इसके मोड के अंदर चाहे कुछ भी हो, आंसर जो है ना पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अच्छा तो मैं पूछूं -5 का मोड बताओ, ये एक्स का मोड है, मैंने एक्स की जगह -5 डाल दिया, -5 का मोड है +5। ठीक है, इसको डिटेल से बाद में समझाएंगे, अभी नहीं समझा रहे। अच्छा -1 का मोड बताओ, -1 का मोड भी क्या आएगा, +1 आएगा। ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, 0 का मोड क्या आएगा, 0 का मोड 0 रहेगा, क्योंकि 0 ना तो वैसे तो 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो मॉडुलस का काम क्या है, नेगेटिव को क्या बनाना, पॉजिटिव बनाना। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, मोड का काम ये हो गया। तो अब आप बताइए कौन कौन से इंटीजर हैं ऐसे, बेटा अब आप बताओ कौन कौन से इंटीजर हैं ऐसे। इंटीजर्स आपके सामने ये लिख दिए मैंने सभी, क्योंकि उसने कहा कि एक्स इंटीजर होना चाहिए, लेकिन एक्स के लिए मैं यहाँ डाल लूँ, उसका मोड निकालूँ तो 3 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। चेक करना एक्स का मोड, चलो इसमें 0 डाल दो, सबसे पहले चलो -2 डाल देंगे, -2 डाला, -2 का मोड क्या आ गया, +2। अच्छा जो मोड निकालने पे जो आंसर आया वो 3 से छोटा भी होना चाहिए ना, जरूरी कंडीशन। देखो एक्स के लिए डालने पे जो मोड निकालोगे जो आंसर आया वो 3 से छोटा होना चाहिए, जैसे कि -2 डाला, +2 आ गया जो 3 से छोटा है। ठीक है, फिर -1 डाला, इसमें एक्स की जगह पे -1 डाला, -1 का मोड +1 आया जो <3 है ना। फिर 0 डाला, 0 का मोड 0 आया जो <3 है। ठीक है बेटा, आपने क्या डाला पहले, -2 फिर -1 फिर 0, -2 -1 0, फिर क्या डालूंगा 1 और 2। अब 1 का मोड निकालो, 1 का मोड 1 है जो <3 है। ठीक है, 2 का मोड निकालो, 2 है जो <3 है। तो आपने देखा कि मैं -2 डाल सकता हूँ, -1 डाल सकता हूँ, 0 डाल सकता हूँ, 1 2 ये सब डाल सकता हूँ, लेकिन -3 क्यों नहीं डाल सकता बेटा, -3 का मोड निकाल के चेक करना, क्योंकि मोड का काम तो क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। तो -3 का मोड +3 आ गया, क्या 3 <3 है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ये ध्यान रखनी है, <3 होना चाहिए, मोड का जो आंसर है वो <3 होना चाहिए। लेकिन -3 डालने पे +3 आया, 3 <3 पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही -4 का मोड क्या आया, +4, क्या ये <3 है, ये $3 नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ऐसी मैं -3 -4 -5 कुछ भी नहीं डाल सकता, और 2 से नीचे जितने भी है 3 4 5 6 ये भी नहीं डाल सकता। तो आंसर क्या आया, आंसर आया -2। आंसर जो है उसे ऐसे लिखना है, -2। ये किसकी वैल्यू है बेटा, एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे हमें जो एक्स में यहाँ डाल रहा हूँ, एक्स डालने पे जो मोड आया, मोड की वैल्यू निकालने पे जो <3 आया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन आपने यहाँ जो एक्स डाला आंसर वो होगा। कई बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि -2 डाला था +2 आ गया तो 2 आना चाहिए, नहीं, जो आपने एक्स यहाँ पुट किया आंसर वो है।
आपने x की वैल्यू क्या क्या पुट करी, -2 करी, तो x की वैल्यू -2, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है ना x की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे यहाँ x लिखने का मीनिंग ये है, x लिखने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे वो वैल्यू जो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे हो वही वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। तो x की वैल्यू -2 आएगी, -1 0 1 2, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो। दिस इज द टेबुलर फॉर्म। बेटा ये क्या है, टेबुलर फॉर्म। तो इस तरह से मैंने आपको ना सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताया है। अभी मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहें, उसके अंदर मैं इससे आगे करवाना चाहूँगा। ओके, अभी आप फिलहाल इतना पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।